नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो एक बार फिर से रिकैपिचुलेट करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। आज देखिए क्या क्या पढ़ेंगे, पहले ही बता दे रहा हूँ। आज हम लोग प्रश्न करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, पहला। दूसरा, हम लोग हिमालय के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। जितनी भी चोटियाँ हैं, क्या क्या बोला जाता है, उनको लोकेशन वाइज देख करके पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ हो सकता है कि जब हम लोग इसके आगे बढ़ें तो हम लोग द्वीपीय क्षेत्रों को देखें, कुछ फॉल्ट्स को जानेंगे कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट किसको कहते हैं, मेन फ्रंटल थ्रस्ट किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, एमसीटी। और जो कॉन्टिनेंटल थ्रस्ट होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। फिर हो सकता है द्वीपों को पढ़ें, ठीक। प्रायद्वीपीय भारत में जो ऊंची चोटियां हैं किस पर्वत पर स्थित है उनके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा अरावली के बारे में पढ़ेंगे, और रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे सबको मैप के माध्यम से करेंगे और बाकी क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। तो इतना पॉइंट आज के लेक्चर में आने वाला है। 108 दिन की सीरीज चल रही थी, लगभग हमने 60 लेक्चर टोटल लिए हैं, या 70 के आसपास लेक्चर्स होंगे, जिसमें 6 महीने का करंट अफेयर्स में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और आर्थिकी जगत खत्म हो चुका है। कोशिश करूँगा कि आज ही जो है समसामयिक खबरों का एक और पार्ट जो है आज आ जाए 24 तारीख को, ठीक है। तो जितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आप लोग को इस लेक्चर सीरीज से लाभ हो रहा होगा। अगर लाभ हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि लाभ हो रहा है और किस तरह से ये लेक्चर सीरीज रिवीजन में मदद कर रही है, ये भी बताइए। अगर कोई सुझाव हो कि लेक्चर को और कंसाइज करना है या ज़्यादा डेटा देना है या किस तरीके का चेंज करना है, वो भी आप लोग सुझाव में दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो हमने जो पढ़ा था नॉर्थ माउंटेन यानी कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो है, उसको हम लोग इस तरह से क्लासिफाई करके पढ़ रहे थे। आज फिर से एक बात और देखते हैं। क्या देखते हैं, पुराने वाले मैप पे ही देखते हैं, या चलो इस वाले मैप पे देख लेते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है पामीर की गांठ है, ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है पामीर नॉट या पामीर की गांठ, ठीक है। थोड़ा बहुत क्षेत्र इधर उधर होगा। तो यहाँ से डिफरेंट शाखाएं निकली हैं जब भारत जो है इंडियन प्लेट आकर के लड़ती है यूरेशियन प्लेट में। तो इस तरह से कई शाखाएं निकलती हैं। कौन कौन से निकलती हैं, तो देखिए इधर से ही आपका निकल रहा है हिंदकुश रेंज, तो ये निकल रहा है हिंदकुश, ठीक है, इसी पामीर के पास से, ठीक। फिर आपका निकलता है सुलेमान रेंज, और यही आगे जाके किरथार रेंज में, एक सेकंड, यही आगे जाके किरथार रेंज में परिणित होता है। दोनों चीज़ें अलग हो जा रही हैं, ठीक। फिर मैंने कल आपको जब बताया था, तो परसों बताया था, यहीं पर पोतवार का पठार है, तो पोतवार रेंज यहाँ पर आती है। फिर आप इस बगल देखोगे तो आती है हिमालय, इधर आती है हिमालय। अब उसमें ट्रांस हिमालय की 3 रेंज आएंगी और फिर मुख्य हिमालय की 1 रेंज आएगी। ऊपर के साइड आप जाओगे, ठीक है, तो आएगा आपका इधर, ठीक है, 12 तिब्बत के साइड में, इसको बोलते हैं। तो ये हो गया कुनलुन शान, कुनलुन शान, और ऊपर जाएगा तिएन शान, ठीक, तिएन शान, ठीक है। तो इस तरह से जो है पामीर नॉट से ये सारी शाखाएं जो है निकलती हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, उसको रिवाइज कर रहा हूँ कि मैंने बताया ट्रांस हिमालय, जिसको पार हिमालय कहते हैं, हिमालय पार कहते हैं, मैंने सीमा पार लिख दिया था, ये हिमालय पार है, ठीक है। हिमालय पार हो जाएगा, ट्रांस हिमालय बोला जाएगा। फिर दूसरा है आपका मेन हिमालय बोला जाएगा, जिसको मुख्य हिमालय बोलते हैं। और तीसरा है नॉर्थ ईस्ट का रीजन, जहाँ पर 3-4 हिल्स आती हैं। अरे ये क्या हो गया भाई, हाँ, 3-4 हिल्स आती हैं नॉर्थ हिमालय का रीजन, ठीक। तो फिर मैंने आपको बताया कि जो ट्रांस हिमालय है, तो काराकोरम हो गया, फिर लद्दाख हो गया, और फिर जस्कर हो गया। ऐसे मैंने बताया था कि 3 श्रेणियां पहले जो है हिमालय पार की होती हैं। फिर ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। मैंने बताया था कि ग्रेट हिमालय जो है उसमें विश्व की 9 सबसे ऊंची चोटी हैं आउट ऑफ 10, मतलब टॉप 10 चोटी में से 9 चोटियाँ जो हैं वो ग्रेट हिमालय के क्षेत्र में ही पड़ती हैं, ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्ट के चोटियों के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ और जाननी है कि वृहद को ही इनर कहते हैं। ऐसे समझ लो ना कि पहले यहाँ पर टेथिस सागर था, ठीक है, सागर बनाने की कोशिश किया हूँ, इस सागर का मिड बनाया हूँ, ठीक। तो जब इसमें से हिमालय उद्गार हुआ होगा तो ये इनर वाला पोर्शन रहा होगा, ये आउटर वाला पोर्शन रहा होगा। तो इसीलिए इसको आउटर कहते हैं और इसको इनर कहते हैं। समझ में आया? यानी कि ग्रेट हिमालय जो सबसे ऊंचा गया वो इनर पोर्शन का इनर पोर्शन से बन के गया, इसीलिए उसको इनर हिमालय कहते हैं, ठीक है।
फिर यहाँ पर K2 है, K2 को ही गाडविन ऑस्टिन कहते हैं, ठीक है, जो भारत की मतलब सबसे ऊंची चोटी है, 8,611 मीटर की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है भारत की K2। लेकिन कभी कभी ये कहा जाता है कि चूंकि ये हिमालय का पार्ट नहीं है, हिमालय पार का है, ट्रांस हिमालय का, तो इसको हिमालय की ऊंची चोटियों में नहीं गिनते हैं। अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वो कौन सी भारत में आती है, तो वो आती है कंचनजंगा। अभी मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। उसके पहले ये जानना है कि जो आपका मेन हिमालय है यानी कि बड़ा वाला हिमालय है, वो शुरू होता है नंगा पर्वत से, यानी कि यहाँ पर एक पड़ता है पर्वत, उसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत क्यों होता है? नंगा पर्वत इसलिए होता है क्योंकि उस पर कोई भी जो श्रब्स हैं या पेड़ पौधे हैं वो नहीं जमते हैं ठंड के मारे, तो इसलिए उसको नंगा पर्वत बोलते हैं। और ये ख़त्म होता है आपका जिस क्षेत्र में, आप ऐसे समझ लो कि यहाँ जा कर के ख़त्म होता है, ठीक है, मतलब ख़त्म नहीं होता है, आगे तक जाता है, लेकिन इसको बोलेंगे आपका नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक, नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, यहाँ तक जाता है, ठीक है। अब इसमें मैंने एक चीज़ कल जो बताया था उसमें मैंने एक हिमालय को जो है माउंट एवरेस्ट को कुछ और लिख दिया था, तो इसको ठीक कर लेंगे। सबसे पहले आता है धौलागिरी जो ग्रेट हिमालय है उसका, मुख्य हिमालय के भाग में, ठीक है। फिर आता है अन्नपूर्णा, फिर आता है मनसालू, मनसालू के बाद आता है माउंट एवरेस्ट। इस पॉइंट को नोट डाउन करिएगा, कल मैंने गलत लिख दिया था, एम से मैंने मकालू लिख दिया था, ठीक है। फिर आता है लासा, लासा के बाद आता है मकालू और फिर आता है कंचनजंगा। तो इस तरह से क्रम हमेशा पूछता रहता है, ये चीज़ याद रखनी है। तो भारत के सिक्किम क्षेत्र में ये कंचनजंगा पड़ता है। जो लोग टाइगर हिल्स गए होंगे उनको पता होगा कि वहाँ से कंचनजंगा का ही दर्शन होता है, दर्शन मतलब देखने को मिलता है, रमणीय चीज़ है, ठीक है। तो ये कंचनजंगा कहाँ आता है? ये इंडिया में आता है। और ये जो आपका माउंट एवरेस्ट है ये कहाँ आता है? ये नेपाल में आता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। फिर मैंने इसके बारे में बता दिया कि पामीर नॉट है, सिमिलर पामीर नॉट की तरह ही अगर यूरोप के क्षेत्र में देखेंगे तो एक अराकाट गांठ या अराकाट नॉट है, ठीक है। उससे भी पर्वत निकलते हैं, जैसे कॉकेशस पर्वत निकलता है, पॉन्टेक निकलता है, टॉरस निकलता है, जाग्रोस निकलता है, एल्ब्रूज निकलता है, ठीक है। तो ये सब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जब यूरोप की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे तब, ठीक है। उसके बाद 3 फॉल्ट बताने हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक क्विज जो लेकर के आए हैं वो कर लेते हैं कि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ट्रांस हिमालय यानी कि हिमालय पार की सबसे ऊंची चोटी है K2 गाडविन ऑस्टिन। डायरेक्टली प्रश्न इस पर पूछा जाता है, ध्यान से इन चीज़ों को लेकर के आगे चलेंगे। फिर आता है ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, आता है माउंट एवरेस्ट, इसी को सागर माथा कहते हैं, दोनों ही नेपाल में पड़ते हैं, मतलब माउंट एवरेस्ट का ही नाम सागर माथा है, नेपाल में पड़ता है, ठीक है। हमारे देश में सबसे ऊंची चोटी कौन आती है? हिमालय की, हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में पड़ता है। अब ये जानिए कि ग्रेट हिमालय स्टार्ट होता है नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, ठीक है। फिर हिमालय का अर्थ, अगर सिंपली हिमालय लिखा है तो उसका क्या अर्थ लेंगे, ये भी प्रीवियस ईयर आरओ का प्रश्न है। तो हिमालय का अर्थ होता है मध्य हिमालय, ठीक है। तो उसको महान हिमालय नहीं लेते हैं, मध्य हिमालय लेते हैं। मध्य हिमालय जो है तो टूटी श्रृंखलाओं में होता है, थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा सा है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा है, फिर थोड़ी देर बाद फिर थोड़ा सा है, ठीक है। और यही जो मध्य हिमालय है जब ये नेपाल में अपनी रेंज बनाता है तो उसी को महाभारत श्रेणी कहते हैं, महाभारत श्रेणी। यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य हिमालय का वो क्षेत्र जो नेपाल में पड़ता है उसको क्या कहते हैं, तो महाभारत श्रेणी कहते हैं। फिर एक डेफिनेशन लेकर के आया हूँ, सरोवरीय मैदान क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर पहले झील हो, जैसे टेथिस सागर था या कोई झील हो, टेथिस झील हो समझ लो, ठीक है। और उस झील का समय के साथ तलछट जमा होने लगे, यानी कि उसके अंदर डिपोजिशन होने लगे, किसका? तो सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होने लगे। और उसके बाद जो मैदान बनता है उसको बोलते हैं सरोवरीय मैदान, यानी कि पहले वो किसी तरह का सरोवर था, पॉन्ड था, लेक था, लेकिन अभी वो लेक क्या हो गई है? लेक जो है वो हो गई है आपकी फील्ड हो गई है एक तरीके से, ठीक है, प्लेन हो गई है, ठीक। तो इसको जानेंगे कि इसको बोलते हैं सरोवरीय मैदान। अब जैसे इसके एग्जाम्पल में क्या है, इम्फाल का बेसिन, इस पर प्रश्न पूछा हुआ है यूपीपीसीएस में, ठीक है। इम्फाल बेसिन क्या है? तो वो सरोवरीय मैदान का एग्जाम्पल है। और कश्मीर वैली क्या है? वो भी सरोवरीय मैदान का एग्जाम्पल है, यानी कि कश्मीर में जो प्लेन्स पाए जाते हैं वो भी सरोवरीय मैदान का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। मतलब पहले वहाँ पर बहुत गहरी झील हुआ करती थी, लेकिन डिपोजिशन हो गया तो वो एक मैदान में बदल गया। फिर आरओ में एक बहुत ज़बरदस्त प्रश्न पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है? त्रिशूल शिखर हिमालय के बारे में, ठीक है। त्रिशूल शिखर के बारे में 2 कथन दिए हुए हैं। कह रहा है कि ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में है, और दूसरा कथन है यह 7,500 मीटर से अधिक ऊंची है। तो इस स्टेटमेंट में ये जानना है कि बागेश्वर जिला जो है वहाँ पर उत्तराखंड के त्रिशूल जैसी आकृति में एक
अब त्रिशूल जैसी एग्जैक्टली आकृति नहीं होगी, ऐसे ऐसे कुछ पहाड़ होंगे, ठीक है। तो त्रिशूल जैसी आकृति में जो पहाड़ है उसे ही त्रिशूल शिखर कहते हैं, और ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में है। तो स्टेटमेंट ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और स्टेटमेंट 2 जो है वो लिख रहा है 7,500 मीटर से अधिक है, तो नहीं, ये 7,500 मीटर से अधिक नहीं है, 7,500 मीटर से कम है, मतलब 7,000 के आसपास है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न जो है यूपी आरओ के मेंस में 2021 में पूछा गया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि स्तर क्या है प्रश्नों का। फिर 2 क्वेश्चन मैंने दिया है, जिसमें से कि स्टार्टिंग का एक बता दूंगा या स्टार्टिंग का हो सकता है दोनों बता दूं। तीसरा प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। यदि कह रहा है कि यदि भारतीय मानक समय या म्योत्तर पर मध्याह्न है, यानी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वहां पर क्या बज रहा है, मध्याह्न है, यानी कि 12 बज रहा है, ठीक है। बस ऐसे समझ लो, इंग्लिश मीडियम वाले या जिनको हिंदी थोड़ी कम समझ में आती है वो समझ लो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग जो है अभी 12 बज रहा है। तो पूछ रहा है 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, यानी कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो होगा 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, उस पर जो है कितना प्रेजेंट टाइम में समय बज रहा होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक पेज लेना पड़ेगा, चलिए यहाँ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो क्वेश्चन 1 जो है हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या पूछा हुआ है, कह रहा है कि सपोज करो ये भारत है, ठीक है। तो भारत के जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है कितने से गुजरता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। 82 डिग्री, इसको 82.5 भी कहते हैं, कभी कभी आप ऐसे लिखा हुआ देखोगे 82 1/2, ठीक है। तो 82 1/2 जो है ईस्ट, यहाँ से गुजरती है अपनी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं। यहाँ पर कितना है, तो 12 बज रहा है, ठीक है। इट्स 12 नून। और आपसे कहता है कि 120 डिग्री ईस्ट पर बताओ, 120 डिग्री ईस्ट पर बताओ कितना समय हो रहा होगा, ठीक। तो 120 डिग्री ईस्ट का मतलब है कुछ म्यांमार पार करके कहीं आसपास में पहुंचेगा, तो वहां पर 120 डिग्री ईस्ट का समय आएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या जाना, जो बेसिक हम लोग का है, बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि 1 डिग्री में 4 मिनट, ठीक है। ये बेसिक हमने क्लियर कर लिया। अब दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि डायरेक्टली 120 डिग्री पर निकाल दो। तो 120 डिग्री के अकॉर्डिंग अगर 0 से आप नापो, अगर 0 डिग्री यानी कि GMT जो ग्रीनविच मीन टाइम है, अगर वहां से लोगे तो 120 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि भाई 120 मल्टीप्लाइड बाई 4, इसका मतलब क्या हुआ 480 मिनट, ठीक है। अभी मैं 2 तरह से सॉल्व करूंगा, पहला सॉल्व कर रहा हूं 480 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि 480 को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 60 मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है। 8 छक्का 48 होता है। तो यानी कि 8 बज रहे होंगे, 8 बज रहे, ठीक। कहाँ से ले रहे हैं, तो 0 से ले रहे हैं। जितने का डिफरेंस आ रहा है उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर कितना हो रहा होगा, 8 घंटे का डिफरेंस। ऐसे देख लो, नहीं 8 नहीं, 8 घंटे का डिफरेंस है, 8 घंटे का अंतर, 8 घंटे का अंतर आता है 0 से नापने पर। हमेशा याद रखिएगा हम लोग ये चीज़ 0 से ले रहे हैं, ठीक है। 0 से 120 ले रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि 0 से जब हम 82.5 आते हैं तो कितने घंटे का डिफरेंस रहता है, तो 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस रहता है, यानी कि 5.5 घंटे का डिफरेंस रहता है, ठीक। यानी कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हुआ, ऐसे समझो। 0 से स्टार्ट किया, ये इंडिया के पास आया, तो यहां पर 5.5 घंटे का डिफरेंस है, और उसी 0 से स्टार्ट किया, 120 डिग्री के आसपास चला गया, तो यहां पर डिफरेंस आ रहा है 8 घंटे का, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना डिफरेंस दे रही है, यही जो डिफरेंस दे रही होगी वही समय बच रहा होगा। तो ये डिफरेंस है टोटल 2.5 घंटे का। कैलकुलेट करके, एक सेकेंड, कैलकुलेट करके आप लोग देख सकते हैं। तो ये टोटल डिफरेंस है 2.5 घंटे का, ठीक है। 2.5 + 5.5 इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो 2.5 घंटे का डिफरेंस है, और अभी यहाँ बज कितना रहा है 12, तो यानी कि यहाँ कितना बज रहा होगा उससे 2.5 घंटा ज़्यादा। ये प्लस में 2.5 घंटे का डिफरेंस है, क्योंकि ईस्ट साइड में ज़्यादा है, इस साइड में ज़्यादा है, ठीक है। तो 12 + 2.5 यानी कि 14 1/2, या दोपहर का 2:30 बजेगा, ठीक है। तो आंसर इस तरह से भी आ सकता है। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका थोड़ा टफ है। टफ मतलब जो लोग लगाते हैं अक्सर, 82.5 डिग्री है और 120 डिग्री है, ठीक है। तो आप कोई यहाँ पर हमने एक डेटम ले लिया था, इसको बोलते हैं डेटम, मतलब कि एक किसी पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर करके हमने लगाया।
लेकिन अगर डायरेक्टली लगाना हो, ठीक है, तो 82.5 डिग्री ये है और 120 ये है, तो इसको पहले घटाना है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो लोग पहली बार इसको पढ़ रहे होगे वो लोग गलत कर दोगे, घटा ही नहीं पाओगे, ठीक। 82.5 को यहाँ पर लिखते हैं 82 डिग्री 30 मिनट, याद रखना है, ठीक है, चूंकि ये 30 मिनट है, 50 मिनट नहीं है, तो इसको 120 को आप लिख देना 119 डिग्री 60 मिनट, क्योंकि 60 का ही मिनट होता है, ठीक। ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। कोई दिमाग में अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि इसको कैसे लिख रहे हैं। अरे भाई 120 को हम लिख रहे हैं 119 प्लस 1 डिग्री और 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, ठीक है, तो इस तरह से लिख दिया हमने। अब इसमें से डायरेक्टली हम लोग घटा देंगे 82 डिग्री 30 मिनट को, तो 60 मिनट में से 30 मिनट जाएगा, आ जाएगा 30 मिनट, ठीक है, 9 में से 2 जाएगा, आ जाएगा 7, और 11 में से जाएगा तो 37 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब इसी 37 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो आ जाएगा 150 मिनट, और 150 का मतलब हो गया 2 घंटा और 30 मिनट और, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका था। दोनों तरीकों में जो आपको ठीक लगता है, मुझे लगता है ये ज़्यादा बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है। अगर इस विधि से लगाओगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग का। दूसरा प्रश्न दे रहा है यहाँ पर कि यदि जीएमटी पर मध्याह्न है, ठीक है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या होगा। इसको भी लगा लोगे, जीएमटी पे ही दे दिया, 0 डिग्री पे मध्याह्न दे दिया, तो 120 डिग्री पर क्या होगा ये लगा लोगे। फिर तीसरा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ अरुणाचल प्रदेश के। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले ही बता दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं मैं आपको करा रहा हूं जो किसी परीक्षा में ना आया हो, तो ये सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश के तिरप में, अब देखिए नाम देकर के फंसा दिया। सूर्योदय होता है 5 बजे, तो गुजरात के कांडला में कितने बजे होगा। तो अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप लोग सोचोगे कि अरे भाई इतना थोड़े कोई पढ़ के जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन कर लेगा। तो ये आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि आपको एक समझ विकसित करनी है, जो समझ हमने दी है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का फर्क है। अब उस बेसिस पर आप इस प्रश्न को आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर 5 बज रहा है तो गुजरात में कितना बजेगा, उसी बेसिस पर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसको ज़्यादा जो है सोचने वाला प्रश्न नहीं है, बस ये याद रखना है कि दोनों जगह के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। अब चाहे वो तिरप और कांडला दे दे या कोई और स्थान दे दे, आपको उसी 2 घंटे के मानक स्टैंडर्ड चीज़ों को लेकर के चलना है, क्योंकि आपको सारे कोऑर्डिनेट्स याद नहीं है। मतलब सारा जो 82, 83 कौन किस पे स्थित है, ये चीज़ याद नहीं है। चलिए अगला एक क्वेश्चन आपको फिर कमेंट बॉक्स में बताना है। कह रहा है कि विच रॉक सिस्टम, कौन सी चट्टान प्रणाली है इज द न्यूएस्ट इन इंडिया, जो कि भारत में सबसे नवीन है। जो मैंने आपको बताया था, कुडप्पा बताया था, ठीक है, गोंडवाना बताया था, ठीक है, आर्कियन बताया था। इस तरह से जब अलग अलग आपको बताया था तो उसी में से एक आपको बतानी है कि कौन सी उन सब में सबसे नई है। लास्ट लेक्चर में इसका आंसर है, एक बार देख लेंगे आपको तो आ जाएगा। फिर है पटकाई बूम, पटकाई या पटकाई पहाड़ी जो है किन राज्यों में फैली है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे, तो मैंने आपके लिए लेकर के आया। इसका आंसर मैं खुद बता दूंगा, या छोड़िए पहले आप लोग बताइएगा, फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि नहीं आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन 5 नहीं आ रहा है, तो मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, ठीक। चलिए फिर उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो ये है कि भारत में स्थित कौन सी चोटी नहीं है, कि कौन सी निम्न में से चोटी है जो कि भारत में नहीं है। तो गुरला मंधाता जो है वो भारत में नहीं है, थोड़ा तिब्बत के साइड में पड़ती है गुरला मंधाता, तो ये भारत में नहीं पड़ती है। और दूसरा एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो नंगा पर्वत भी जो है वो इंडिया में नहीं पड़ती है, वो थोड़ा सा आउटर साइड में पड़ती है, ठीक है। लेकिन बाकी दोनों चोटी भारत में है। लेकिन अगर एक ही ऑप्शन लगाना होगा तो एक ऑप्शन में आप गुरला मंधाता को चूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो एक चीज जो छूटी हुई है वो भी बता देता हूं कि देखिए, तो इसमें जानना है कि सचर जोन आता है, सचर जोन किसके किसके मध्य आता है। तो ऐसे समझ लो कि जो ट्रांस हिमालय है उसके और ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय के बीच में सचर जोन आता है। सचर जोन क्या होता है, एक फॉल्ट होता है। फॉल्ट क्या है, जैसे मैंने बताया कि 3 बारी भारत जाकर के इंडियन प्लेट लड़ती है, तो 3 तरह के हिमालय का निर्माण हो रहा है। तो ऐसा थोड़े है कि ऐसे बिल्कुल कंटिन्यूएशन में निर्माण हुआ होगा ना। निर्माण कैसे हुआ है कि पहली बार ऐसे उठ गई एक भूमि, ठीक है, बीच में जो है ऐसे खाई बनी, फॉल्ट पड़ा, फिर दूसरी बार भूमि उठी और फिर से खाई और फॉल्ट पड़ा, फिर तीसरी बार भूमि उठी और फिर से थोड़ा सा फॉल्ट पड़ा, ठीक है, इस तरह से। और इसके पहले भी फॉल्ट पड़ा, फिर यहाँ पर ट्रांस हिमालय या हिमालय पार जो है अलग बना। तो इस तरह से हिमालय का निर्माण है। तो उसी फॉल्ट को जिस नाम से जानते हैं वो चीज़ बता रहा हूं मैं कि सचर जोन किसके किसके बीच में आता है। तो सचर जोन लिख लीजिएगा, सचर जोन आता है ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में, यानी कि मुख्य हिमालय के बीच में। फिर ग्रेट हिमालय और
लोअर हिमालय, लेसर हिमालय जो है आपका, ठीक है, यानी कि मध्य हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में क्या आता है, मेन कॉन्टिनेंटल नहीं, बार बार कॉन्टिनेंटल बोल रहा हूं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, हिंदी में भी वही रहेगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। फिर आपका जो लेसर हिमालय है यानी कि मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में आता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और शिवालिक हिमालय और मेनलैंड के बीच में आता है मेन फ्रंटल थ्रस्ट, ठीक है। तो ये भी जो है एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछता है कि क्या नाम है, तो मेन फ्रंटल थ्रस्ट, बाउंड्री थ्रस्ट, सेंट्रल थ्रस्ट, सचर जोन, ठीक है। बेसिकली सचर जोन उसके भी ऊपर वाले में आता है, मतलब जो इंडस का प्लेन है ना, उधर सचर जोन आता है, लेकिन अभी यहाँ जानने के लिए इतना बहुत है, ठीक है। अब हम लोग टेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपना। जितनी चीज़ें मैंने समझाई हैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में तो आया ही होगा, ठीक है। तो चलिए आइए टेक्स्ट पर आते हैं डायरेक्टली, इधर उधर नहीं भटकेंगे, बट तेजी के साथ टेक्स्ट को पढ़ूंगा, कंसंट्रेट करके बैठेंगे, और अगर आपके पास जो है घटना चक्र होगी तो उसके प्रश्न आप लोग करते रहिएगा इसको पढ़ाने के बाद। चलिए, कह रहा है कि बृहद हिमालय या महान हिमालय हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है जिसका निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ है, यानी कि जो बृहद हिमालय है वो ओलिगोसीन युग में होता है, लगभग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी आती है जिसका निर्माण होता है मध्य मायोसीन में, और उसके बाद शिवालिक आती है जो कि सबसे नवीन श्रेणी है जो कि प्लायोसीन में होता है। तो ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि प्रश्न हमेशा दोस्तों पूछता है कि शिवालिक सबसे नवीन चोटी जो है या श्रेणी कौन सी है। सबसे नवीन श्रेणी है शिवालिक जो कि प्लायोसीन में युग में बनी है, यानी कि 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। उसी को महान कह रहे हैं, उसी को आंतरिक कह रहे हैं और उसी को हिमाद्री कह रहे हैं। आंतरिक क्यों कह रहे हैं, मैंने बताया कि जैसे पहले टेथिस सागर रहा होगा तो ये जो अंदर का पोर्शन है ये सबसे ऊपर हुआ, तो ये आंतरिक है ना, अंदर का है, और ये आउटर है, बाहरी, तो इसीलिए उसको बाह्य बोलते हैं। और सबसे ऊंचे वाले महान हिमालय को ही आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है और उसको हिमाद्री भी कहा जाता है। सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, कहीं टूटी फूटी नहीं है, पूरा खड़ी श्रृंखला है, ठीक है, जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले शिखर है। 6000 मीटर लगभग औसत ऊंचाई उसकी एवरेज हाइट है। देखिए आज मैं जो समझा रहा था, मैंने बताया कि यहाँ पर पामीर नॉट है या पामीर की घाट है, उससे बहुत सारी श्रेणियाँ निकली हैं, जैसे कुनलुन शान दिखाया हुआ है इसमें, इसी तरह तियैन शान है यहाँ पर, ठीक है, इधर हिंदकुश है, इधर आपका पाकिस्तान में किरथार और दूसरी रेंजेस हैं, ठीक है। फिर इधर आपका हिमालय निकली हुई है 3, तो गार्डविन आस्टिन या K2 इसी को बोलते हैं, ये भी मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तो बताया है, ठीक है। और इधर नंगा पर्वत बताया है, ठीक है। यहाँ पर कंचनजंगा तक है, नंगा पर्वत से बेसिकली शुरू होता है, इसकी लोकेशन थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एवरेस्ट नेपाल, यानी कि एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है, और भारत में क्या पड़ता है, कंचनजंगा, ये चीज़ याद रखनी है। फिर महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है, यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर पड़ती है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच स्थित है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने नहीं बताया था कि ये तीस्ता और पश्चिम में तामूर नदी के बीच में स्थित है कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है, यानी कि अन्नपूर्णा भी कहाँ पड़ती है, नेपाल में पड़ती है। धौलागिरी भी कहाँ पड़ती है, तो नेपाल के मध्य में ही पड़ती है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति और एसिमेट्रिक है, ठीक है। उसके बाद हिमालय के इस भाग में क्रोड ग्रेनाइट से बना है, यानी कि ये जो मेन भाग है आपका महान हिमालय, ये पूरा का पूरा सख्त चट्टानों से बना है, जो कि क्रोड ग्रेनाइट यहाँ पर बता रहा है इसको, मतलब ग्रेनाइट से बना हुआ ऐसे समझो, ठीक है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है क्योंकि 4000 मीटर से ऊपर की लाइन जो होती है उसको आइस लाइन कहते हैं। तो इसकी जब एवरेज हाइट 6000 मीटर है तो यानी कि वो हमेशा क्या होगी, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ रहेंगी, व्हाइट कलर का दिखेगा। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमानी मतलब होता है जो पर्वतीय नदियाँ होती हैं, इसीलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं, उसको पेरेनियल बोलते हैं। अब जब इतने सारे ग्लेशियर हैं, इतना ठंडा प्रदेश है, तो जब भी ग्लेशियर मेल्ट होता है तो वहाँ से जो नदियाँ निकल रही हैं वो सतत वाहिनी होती है, यानी कि वर्ष भर पानी से भरी रहती हैं, और जब बारिश हो जाती है तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न करती हैं, ठीक है। महान हिमालय के, अच्छा एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ कि जो भी हिमालय एक्सक्यूज मी, जो भी हिमालयी नदियाँ हैं ना, उनका जो स्ट्रक्चर है वो डेंड्रेटिक स्ट्रक्चर है। क्या है,
डेंड्रेटिक स्ट्रक्चर होता है वृक्षाकार। अब वृक्षाकार कैसे होता है कि ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इस तरह से पूरा वृक्षाकार जो है नदियाँ प्रवाह बनाती हैं, ठीक है, डेंड्रेटिक स्ट्रक्चर बनाती हैं वो नदियाँ। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय कहते हैं, यानी कि लेसर हिमालय या मध्य हिमालय। तो आप मध्य हिमालय वाला याद रखो अपने दिमाग में, ज़्यादा नाम मत याद रखो, पहले एक एक नाम से क्लियर करो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो। जो लोग एक्सपर्ट हैं उनको थोड़ा मेरी बातें बोरिंग लगने लगेंगी। इसका निर्माण मुख्यतः संपीड़न और परिवर्तित शैलों से हुआ है, यानी कि हाई कंप्रेशन, हाईली कंप्रेस्ड एंड मेटामॉर्फाइज्ड रॉक से इनका निर्माण हुआ है। इनकी ऊंचाई जो है लगभग 4000 मीटर के आसपास है, ठीक है, यानी कि 3700 से 4500, तो ऑन एन एवरेज 4000 मीटर के आसपास है। और चौड़ाई जो है 60 से 80 किलोमीटर लंबी है। मध्य हिमालय में पीर पांजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। पीर पांजाल किधर पड़ेगी, तो कश्मीर के साइड ही पीर पांजाल श्रृंखला पड़ती है। धौलाधार और महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल की कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। अब देखो, कश्मीर की घाटी आ रही है, कांगड़ा और कुल्लू की घाटी आ रही है, तो जितनी भी घाटियां ऐसी आ रही हैं ना, वो सब इसी में स्थित हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई जो है लगभग 1100 मीटर की हाइट है, यानी कि 1 किलोमीटर के आसपास केवल हाइट है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये किससे बनी है, तो जितना भी सेडिमेंट्स आपकी बड़े हिमालय की चोटियाँ जो है पैदा की थी, उसी से शिवालिक बनी है। निम्न हिमालय या लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। अब ऐसे समझो कि सपोज करो ये शिवालिक है और ये आपका मध्य हिमालय है, ये मध्य हिमालय और ये शिवालिक, ठीक है। तो इसके बीच में ये जो घाटी स्थित है, ये घाटी ऐसे देखने में आपको गड्ढे वाली लग रही होगी, रुको एक सेकंड, ठीक, लेकिन ये जो घाटी है ना, ये रहने योग्य होती है, तो इसी को बोलते हैं दून। जैसे कोटली दून, पतली दून, देहरादून उत्तराखंड में, आप ये सब नाम जानते होंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं। शिवालिक क्षेत्र में जितने फूट हिल्स क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। अब भाबर बेसिकली होता क्या है, जब हम लोग अभी क्षेत्र पढ़ना शुरू करेंगे तो ऐसे समझो कि जब नदियां बहती हैं ना पहाड़ पे से और नीचे आती हैं, तो अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर स्टार्टिंग में ही बहा करके लाई, क्योंकि ये ऐसी नदियाँ थीं जो कि हिमालय के बनने से पहले से, यानी कि पूर्वगामी नदियाँ हैं, पहले से ही बह रही थी। सिंधु हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सब नदियाँ पहले से बहती थी, गंगा हो गई, ठीक है। हिमालय के बनने के बाद भी ये बह रही हैं, हिमालय को काट ओट के बह रही हैं, ठीक है। तो ये नदियां अपने साथ बड़े बड़े पत्थर उत्थर इत्यादि चीज़ों को काट करके नीचे ले आती हैं और इस कंकड़ पत्थर के नीचे बहती हैं नदियां। तो वो क्षेत्र जो है जहां पर नदियां विलुप्त की अवस्था में रहती हैं, गायब रहती हैं, उसी क्षेत्र को भाबर बोलते हैं, ठीक है। और समतल मैदान होता है ये नदियां, ठीक है। तो वही चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं। कंकड़ और बजरी की संरचना इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसी में लुप्त हो जाती है और धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है। ऐसा दिखाई देता है जैसे घाटी सूखी हुई है, लेकिन नीचे नीचे नदियाँ जो हैं वो बहती रहती हैं। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम में अधिक है, यानी कि इधर भाबर चौड़ी होगी और इधर भाबर पतली होगी, ठीक, पश्चिम पूर्व के हिसाब से मैंने दिखाया है। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे तराई कहते हैं। भाबर के जैसे ही साउथ में चलोगे, यानी कि भाबर के बाद का जो क्षेत्र आता है वो आता है तराई। आप देखते हो कि जब महाराजगंज के साइड जाओगे तो लोग कहते हैं तराई बेल्ट है, चावल की फसल अच्छी होती है। अब समझिए तराई है क्या, कि महाराजगंज के एकदम बॉर्डर पे पहुंचोगे तो वहाँ से 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेंज में आपको हिमालय की श्रेणी दिखाई देती है, ठीक है। ऐसा लगता है 10 किलोमीटर पे है, होती 30-40 किलोमीटर है, ठीक है। तो 30-40 किलोमीटर पे हिमालय की श्रेणी दिखाई दे रही है। तो सोचो हिमालय से जब नीचे आई नदियाँ तो वो भाबर का क्षेत्र होगा। भाबर को जब क्रॉस करके आ रही हैं, यानी कि जब महाराजगंज के साइड में कोई भी नदी आएगी तो वो पूरा तराई एरिया बनाएगी, ठीक है। तो इसीलिए उसको तराई बोलते हैं, ठीक है। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। पामीर की घाट ट्रांस हिमालय में ही स्थित है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। काराकोरम, लद्दाख और जस्कर 3 श्रेणियां ट्रांस हिमालय की हैं, ये भी बताया है। हिंदू धर्म का पवित्र मंदिर कैलाश ट्रांस हिमालय के पश्चिम में है। अब देखिए ये फोटो मैं नहीं बता पाया था तो आपको बता दे रहा हूँ। देखो, जब आपका ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जस्कर बनता है तो जस्कर वाली श्रेणी को ही तोड़ तोड़ के जब आगे बढ़ाओगे ना तो यहीं पर कैलाश श्रेणी आती है, और जो भारत में नहीं है, आप कह दो कि चीन में है, बेसिकली तिब्बत में है, तो चीन ऑक्युपाइड तिब्बत में ये कैलाश श्रेणी पड़ती है। तो ट्रांस हिमालय का ही ये पार्ट है, ठीक है, जहाँ पर चढ़ना जो है संभव नहीं है और स्टीप है थोड़ा। बहुत सारी उसके बारे में मिथ है कि उसको जो है एक आप उसकी तरह से देख सकते हो, पिरामिड की तरह से देख सकते हो, एंशिएंट पिरामिड है, भगवान रहते थे,
ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में, उस सब चीज़ में नहीं जाना है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक के क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है नदी घाटी के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं, इसको फोटो के माध्यम से या इसी में पढ़ के ही जान लेते हैं। उदाहरण के लिए सतलज और सिंधु, देखिए सिंधु और सतलज, पहले सिंधु और फिर सतलज, ठीक है। तो सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय। तो ये बीच का क्या हो गया? पंजाब हिमालय। फिर हो गया कुमाऊं हिमालय, ठीक है, कुमाऊं हिमालय। चलिए पश्चिम से पूर्व तक जाने में इसे कश्मीर तथा हिमाचल या के नाम से जानते हैं। सतलज तथा काली के बीच हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। तो जो दूसरी नदी अब हम लोग बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? यहां पर काली, ठीक, फिर बनाएंगे तीस्ता, ठीक है। तो कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर काली और तीस्ता नदियों के बीच में स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब काली और तीस्ता के बीच के जो हिमालय है उसको बोलेंगे नेपाल हिमालय, ठीक है। और तीस्ता के बाद आता है दिहांग, ठीक। तो ये वाला जो है ये सिक्किम हिमालय बोल सकते हैं, ठीक है। फिर या असम हिमालय इसमें बोल रहा है तो असम हिमालय बोलेंगे। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच हिमालय को असम हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सिक्किम हटा देंगे, इसको क्या बोलेंगे? असम हिमालय, ठीक। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, सिंधु सतलज काली तीस्ता दिहांग। सिंधु सतलज काली तीस्ता दिहांग, साथ में पढ़ो, सिंधु सतलज काली तीस्ता दिहांग। अब दो दो को बाइफरकेट करो कि सबसे पहला वाला एरिया पड़ता है पंजाब के क्षेत्र में, तो पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय, ठीक है। इस तरह से इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बता रहा है कि हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा कौन बनाता है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। क्यों? क्योंकि बहुत ही पूर्वी साइड से एंट्री लेती है भारत में, ठीक है। पहले इसको चाइना के साइड में सांगपो कहते हैं और फिर ये एंट्री लेती है भारत में आपके अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र से, ठीक है। अब आता है दिहांग महाखड्ड। दिहांग में एक गॉर्ज बनता है, ठीक है। इसके बाद जो हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। ऐसे समझो कि हिमालय ऐसे गया और यहाँ पर दिहांग महाखड्ड पड़ा और उसके बाद हिमालय जो है अचानक से इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे करके टूट टूट के मुड़ जाएगा, ठीक है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी हिमालय के नाम से जानते हैं और ये चीज़ें जो है उत्तर पूर्वी राज्यों से ये हिमालय होकर के गुजरता है। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अत्यधिक समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई हैं। इसमें कौन कौन सी आती है? तो जो मैं नॉर्थ ईस्ट वाली बता रहा था उसमें आती है नागा, मिजो, मणिपुर, पटकाई, ठीक है। पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर, ये पहाड़ियाँ आती हैं क्रमशः, ठीक है। पटकाई आएगी, फिर नागा आएगी, फिर मिजो आएगी और मणिपुर आएगी। अब जो पटकाई है वो बहुत सारे क्षेत्र में फैली हुई है, त्रिपुरा में नहीं फैली हुई है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। चलिए, भारत के लिए हिमालय तो बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों के कारण, मतलब ठंडा प्रदेश होता या उसके अनुभव में होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। यानी कि कुल मिलाकर के इधर का जो नॉर्थ का एरिया है ना, ये सब पूरा फ्रोजन रहता, जैसे बर्खोयांश का क्षेत्र या रशिया के सुदूर साइबेरियन क्षेत्र जो ठंडे होते हैं, उस तरह से भारत के भी क्षेत्र होते। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उप महाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु, गंगा और उनकी सहायक नदियां अपर्दन व निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। अब इसको मैं एक बार इंग्लिश में बताता हूं, ठीक है। द हिमालयन माउंटेन्स कॉज रेनफॉल इन द सब कॉन्टिनेंट बाय ब्लॉकिंग मानसून विंड्स, ठीक है। तो जैसे मान लो हिमालय इतना ऊंचा है कि जब इधर से पवनें आती हैं, ठीक है, तो इनको ब्लॉक कर देता है और फिर रिटर्न करेगा, ठीक। दोनों चीज़ें यहाँ पर ब्लॉक किया, इधर से गई, इससे टकराई, इधर आई और फिर बारिश करने लगी, ठीक है। तो दिल्ली के साइड में, उत्तर भारत के साइड में आते आते बारिश करने लगती हैं, ठीक है। दूसरा हो गया कि ये जो है, जो नदियां हैं आपकी, जैसे गंगा हो गई, ठीक है, और उनकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, इंडस हो गई, सिंधु हो गई, ये सब नदियां जो है बहुत सारी मिट्टी को बहा करके लाती हैं, जो कि आपका एलुवियन प्लेन कहला रहा है, उसी में इरोजन और डिपोजिशन करती हैं, मतलब उसको अपर्दित करती हैं और फिर कहीं पर ले जाकर निक्षेपित कर देती हैं, ठीक है। अगला है अटल टनल के बारे में एक प्रश्न आया था 2016 में, तो बस जितनी चीज़ें आई थी वही चीज़ें लिख दी गई हैं, तो मैं डायरेक्टली पढ़ दे रहा हूँ कि अटल टनल
किलोमीटर लंबी है। अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पांजाल श्रृंखला से निकलती है। पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखेगी। तो मनाली को जोड़ रही है लाहौल स्पीति से। इसका निर्माण बीआरओ द्वारा किया गया है, यानी कि सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग यानी कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। तो 2002 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने टनल की आधारशिला रखी थी और 2020 में नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। अब जो मैं थ्रस्ट बता रहा था उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ इसमें ज़्यादा थ्रस्ट दिए हुए हैं, देख लेते हैं। कह रहा है हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम हैं यानी कि थ्रस्ट हैं एवं भ्रंश दरार यानी कि फॉल्ट पाए जाते हैं। जब दक्षिण से उत्तर की ओर जाओगे तो मेन फ्रंटल थ्रस्ट MFT मिलता है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ा तो पहला मिला MFT और MBT यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट के बीच में शिवालिक है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या है? शिवालिक। ओके, फिर आता है आपका शिवालिक का विस्तार है। अब MBT और MCT यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट और मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बीच में लघु हिमालय का विस्तार है, यानी कि इसके बीच में क्या है? लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक है, आशा कर रहा हूं दिखता होगा, आपको दिख रहा होगा। इसके ऊपर बृहद हिमालय जैसे CCZ यानी कि सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन भी कहते हैं का विस्तार है। MCT के ऊपर HHC है यानी कि हायर हिमालयन क्रिस्टलाइंस। ठीक है, यानी कि HHC है जब आप महान हिमालय के ऊपर जाओगे। ठीक है, इसके ऊपर जाओगे तो क्या आता है आपका? HHC आता है यानी कि हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन आता है। ठीक है, और उसके ऊपर जब चलोगे तो आपका HHC और STDS यानी कि साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम के मध्य आपका क्या स्थित है? तो वहाँ पर आपका तिब्बत हिमालय स्थित है। ठीक है, टेथियन हिमालय जिसको बोलते हैं। ठीक है, और उसके उत्तर में आपका सचर जोन मिलता है जिसको बोलते हैं इंडस सांगपो सचर जोन। ठीक है, तो इसके ऊपर जब जाओगे तो आपको मिलेगा इंडस सांगपो सचर जोन सबसे ऊपर मिलता है। उसके नीचे क्या मिल रहा है? उसके नीचे मिल रहा है साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम। ठीक, तो इस तरह से याद करना है कि शिवालिक सबसे नीचे आता है MFT यानी कि मेन आपका फ्रंटल थ्रस्ट, फिर बाउंड्री थ्रस्ट, फिर आपका सेंट्रल थ्रस्ट, फिर HHC आता है यानी कि हायर हिमालय क्रिस्टलाइन, फिर STDC आता है जिसको हम लोग बोलते हैं साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद जो है ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय है और इसकी स्थिति जो है भौगोलिक संरचना के कारण भारत की सर्वाधिक सघनता वाला भूकंप क्षेत्र भी ये बन जाता है। क्यों? ये किस भूकंप जोन में आएगा? तो ये आता है सिस्मिक जोन 4 और 5 में। ठीक है, अब कल का जो लेक्चर होगा वो मैपिंग के साथ हम लोग दक्षिण भारत और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो कुछ यहाँ तक हो सकता है कल हम लोग खत्म कर दें। ठीक है, पर्वत चोटियाँ लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं, तो घाटियों के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, और घाटियों के बाद दर्रे पढ़ेंगे परसों के लेक्चर में, और हिमनद पढ़ेंगे, हिमरेखा, और ये चैप्टर जो है टोटल खत्म हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, फिर हम लोग नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे उसके नेक्स्ट डे। तो आज के लिए बस इतना ही। जो क्वेश्चन दिया हूँ उसका आंसर आप लोग करने की कोशिश जरूर करिएगा। लेक्चर थोड़ा छोटा है लेकिन मैपिंग के साथ आप लोग प्रयास करते रहिए। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि सिंधु नदी, सतलज नदी, काली, तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम, इस तरह हिमालय का वर्गीकरण, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार जरूर कर लीजिएगा घटना चक्र बुक से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।